नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियंट गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 6 दिसंबर की उन सभी घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में एक और खास सूचना आप लोगों के लिए है कि नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक वीडियो में शूट कर दिया गया है, जिसमें टॉप 100 MCQs को कवर किया गया है। तो जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दे रहा हूं, आप जाकर वहां से पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आपके जो भी आने वाले एग्जाम है उस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा का पूरा नवंबर महीने का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए पहले आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which Indian state has recently been declared by UNESCO in December 2024 as the top destination for heritage tourism? हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को दिसंबर 2024 में विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है? तो बिल्कुल पहले तो आंसर याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, तो भारत का जो वेस्ट बंगाल है वो हेरिटेज टूरिज्म के सेक्टर में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया है, सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ते हुए। तो अब बात करें कि हेरिटेज टूरिज्म होता क्या है। तो देखिए, हेरिटेज टूरिज्म का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इन्वॉल्व्स विजिटिंग प्लेसेस टू लर्न अबाउट एंड एप्रिसिएट अ रीजन्स हिस्ट्री, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए या फिर उसकी जानकारी के लिए जब लोग जाकर वहां पर घूमते हैं और जानकारियां इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह का जो पर्यटन होता है उसी को हेरिटेज टूरिज्म बोला जाता है। दोस्तों, तो अब आपसे अगर पेपर में आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए कि हेरिटेज टूरिज्म की कैटेगरी में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान दिया है, तो एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, अगर वेस्ट बंगाल में टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स की बात करें कि कहां कहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन के रूप में जाकर घूमते हैं, तो उसमें तो पहले 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर की गई अलग अलग समय पर, जिसमें सुंदरबन नेशनल पार्क बड़ा ही फेमस है। यहाँ इसको जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1987 में डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया यानी कि दार्जिलिंग वाला जो पर्वतीय रेल है, इसको 1999 में जो है कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और पिछले साल शांति निकेतन, जो कि हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन का घर था, उसको जो है कि 2023 में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो ये 3 क्षेत्र आज के डेट में वेस्ट बंगाल से इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। अगर इंडिया के कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो इस समय भारत की तरफ से 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 3 कहां से आ गए दोस्तों, वेस्ट बंगाल से। अब अगर हेरिटेज टूरिज्म की बात करें कि अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हो और वेस्ट बंगाल की पर्टिकुलर कल्चर, हिस्ट्री या फिर वहां के इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां कहां आप घूम सकते हो, तो उसके कुछ लिस्ट मैं आपको यहां दिखा देता हूं। पहले तो आप कोलकाता घूम सकते हो। कोलकाता में बहुत सारी चीजें हैं, विलियम फोर्ट है वहां पर जो है कि, और भी चीजें हैं, इसको सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। तो कोलकाता से ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, दार्जिलिंग, इसके अलावा विष्णुपुर का एक मंदिर बड़ा फेमस है, हुगली है, मालदा है, दीघा, ये कुछ सिटी है, पर्टिकुलर प्लेसेस है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, देखिए फोर्ट विलियम है, हाउस ऑफ जगत सेठ हो गया दोस्तों। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, कलिम्पोंग, बेलूर मठ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर टूरिज्म, यहाँ पे फिर आम्रपाली टूरिज्म प्रॉपर्टी, हावड़ा ब्रिज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख लो शांति निकेतन है, कूच बिहार है, टेम्पल्स ऑफ विष्णुपुर है, कामटेश्वरी टेम्पल है, दुर्गापुर है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। इंडियन म्यूजियम है जो कि कहीं न कहीं कोलकाता के या फिर वेस्ट बंगाल के हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड एज द नेवी डे, यानी कि भारतीय नौसेना किस तारीख को नौसेना दिवस के रूप में मनाती है। बिल्कुल याद रखिएगा, दिसंबर महीने का जो 4 तारीख होता है उसको हमारे देश में एज ए नौसेना दिवस या फिर नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई के दौरान हमारी इंडियन नेवी ने एक बड़ा ही खतरनाक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उन्होंने कराची पोर्ट पर पाकिस्तान के अटैक किया था और उसमें उन्होंने काफी सफलता भी हासिल की थी। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन
ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग हर साल 4 दिसंबर को जो है कि एज ए इंडियन नेवी डे या फिर नेशनल नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों। अगर इस साल 2024 में इंडियन नेवी डे की थीम की बात करें तो इस बार का थीम है स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, यानी कि नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से अपनी शक्ति और क्षमता में वृद्धि करना। तो भारत सरकार लगातार अपने फोर्सेस की, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस वगैरह हो, सबकी जो शक्ति है, जो क्षमता है, उनको लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत बहुत तेजी से स्वदेशीकरण को भी इंडियन फोर्सेस में अपनाया जा रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंडियन नेवी कितने तारीख को मनाया जाता है, इंडियन नेवी का इस बार का थीम क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस समय करेंटली इंडियन नेवी के हेड कौन है। तो बिल्कुल उनका नाम याद रखिएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये नाम भी बिल्कुल आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम्स में जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया या फिर अन्य एग्जाम, वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में जो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये लोकेट करता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को मिल गया है अब उसका 8वां टाइगर रिजर्व। और अगर भारत में इसके नंबरिंग की बात करें तो ओवरऑल ये अब बन गया इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व, जिसको कि दिसंबर महीने में अधिसूचित कर दिया गया। अब ये पूरा का पूरा जो अनाउंसमेंट है ये किसके द्वारा किया गया, तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन लॉन्च किया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, पिछले महीने नवंबर 2024 में भारत का 56 टाइगर रिजर्व भी अनाउंस हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे 56 और 57 जो दो नए टाइगर रिजर्व हमारे बने हैं उनको बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार फिर से नाम बता दे रहा हूँ, 56 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बना जिसका नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और जो 57th टाइगर रिजर्व अधिसूचित हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है और उसका नाम है तातापानी। ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। टाइगर के प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था, और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में लगातार टाइगर रिजर्व जो है कि एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो 1973 में ही उत्तराखंड के जिम कार्बेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कई बार आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब और कहां एस्टैब्लिश किया गया था। और बिल्कुल लेटेस्ट वाला, यानी कि लेटेस्ट कौन से नंबर का है, तो 57 नंबर का है। रातापानी टाइगर रिजर्व वो कहां पर है, वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगर भारत में एरिया वाइज सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें, जो ऑलरेडी एसएससी कई बार अपने एग्जाम में पूछ रखी है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम जो आंध्र प्रदेश वाला टाइगर रिजर्व है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और भारत में टाइगर्स की जो संख्या थी एक समय पर लगातार कम हो रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और आप देखो कि इसीलिए 1973 में हमारे देश का जो नेशनल एनिमल होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, वो शेर से बदलकर टाइगर कर दिया गया, क्योंकि टाइगर्स पे उस समय खतरा बहुत ज्यादा था। और हमारी जो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड पहले थी सरकार की, उसका बड़ा ही अच्छा असर भी हुआ, और देखते ही देखते भारत में टाइगर्स की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगी दोस्तों। भारत में अगर टाइगर के जनगणना की बात करें तो हर 4 साल पर टाइगर सेंसस होता है। रिसेंटली जो सेंसस हुआ है टाइगर पॉपुलेशन का वो 2022 वाला वर्जन है दोस्तों। और इसकी रिपोर्ट जो है कि टाइगर डे जो होता है 29 जुलाई को 2023 में उस दिन पब्लिश हुई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में करेंटली अगर टाइगर्स के नंबर्स की बात करें तो 3682 यानी कि 3682 टाइगर इस समय करेंटली इंडिया में पाए जा रहे हैं। ये किसके अनुसार हैं, 2022 के टाइगर सेंसस के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 29 जुलाई 2023 को टाइगर डे वाले दिन
पब्लिश किया था दोस्त। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द थर्ड टाइम इन दिसंबर 2024। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में अभी रिसेंटली स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे। झारखंड में तो मुख्यमंत्री नया काफी दिन पहले ही उन्होंने अपनी शपथ ले ली, हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या था कि वहां पे बड़ी पार्टियां आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। बीजेपी की जो अध्यक्षता वाली गठबंधन थी जिसको महायुति बोला जा रहा था, तो उसने तो चुनाव जीत लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए उस पे सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि इस गठबंधन में 3 बड़े नेता थे। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस थे, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे थे और एनसीपी की तरफ से अजीत पवार थे। तो अब तीनों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर काफी दिनों तक जो है कि मीटिंग वगैरह हुई। अंततः जो है कि बीजेपी ने वहां पे सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, 132 सीट हासिल की थी वहां की टोटल 288 स्टेट असेंबली सीट्स में से। तो कहीं ना कहीं बड़ा इनका जो इम्पैक्ट था, इसीलिए बीजेपी ने अपने जो पार्टी के देवेंद्र फडणवीस हैं उनको महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री अपॉइंट किया है दोस्तों। और इसके पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे थे महाराष्ट्र के। तो शिंदे भी बीजेपी के साथ ही लड़े थे चुनाव और इन्होंने टोटल 57 सीट जीती थी, लेकिन सीट इनकी कम थी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को तरजीह दी गई। बीजेपी पार्टी ने उनको महाराष्ट्र का अगला सीएम अपॉइंट किया है। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। 2014 में वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, 5 सालों का अपना पूरा कार्यकाल शुरू किया था उन्होंने। उसके बाद 2019 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी विच वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 5 दिसंबर 2024। देखिए प्रोबा 3 मिशन काफी न्यूज में चल रहा है। एक्चुअल में इसको 4 दिसंबर को ही लॉन्च करना था इसरो द्वारा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अब इसको 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये किस जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि क्या इसरो है, नासा है, किस स्पेस एजेंसी से रिलेट करती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ईएसए। ईएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोस्तों। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो प्रोबा 3 मिशन है उसका मेन पर्पस देखिए है क्या, सूर्य और अंतरिक्ष मौसम के बारे में कुछ नई जानकारियां प्राप्त करना। और ऑलरेडी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने प्रोबा 1 2001 में और प्रोबा 2 2009 में इसरो के साथ मिलकर लॉन्च कर चुकी है। तो इसरो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से अंतरिक्ष की दुनिया में या फिर स्पेस सेक्टर में अपना नाम बना रहा है। वो दुनिया के अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग देशों के सैटेलाइट को भी कॉमर्शियल रूप से लॉन्च कर रही है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस प्रोबा 3 सैटेलाइट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसको इसरो किस लॉन्चिंग पैड या फिर लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च करेगी, तो उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 5 दिसंबर को इसको लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, द किंग ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया फॉर 2 days इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर महीने के पहले ही सप्ताह में किस देश के राजा 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी है भूटान। तो भूटान के राजा और रानी दोनों 5 और 6 दिसंबर को भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। राजा का नाम है जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक और रानी का नाम है जेटसन पेमा वांगचुक दोस्तों। भूटान और इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। भूटान हमेशा से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का समर्थन करता है और भारत भी भूटान को हर संभव आर्थिक, तकनीकी से लेकर हर तरीके की मदद करता रहता है। तो दोनों देश के जो संबंध है, चाहे वो कूटनीतिक हो चाहे फिर वो रणनीतिक हो, बड़े अच्छे रहे हैं। और इसी दिशा में भूटान के जो राजा का ये दौरा है वो भी काफी अहम है। इस दौरे पे भूटान के राजा भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और बहुत सारे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पे नए नए जो है कि निर्णय लिए जाएंगे दोस्तों। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉन द टाइटल ऑफ द 5th जूनियर हॉकी एशिया कप इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में एशिया हॉकी जूनियर का 5वां टाइटल किसने जीता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत ने दोस्तों। तो भारत ने अपना 5वां टाइटल जीता हुआ है और ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट था कहां आयोजित किया गया था, मस्कट, ओमान नाम का एक एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मस्कट। वहां पर ये टूर्नामेंट 26 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया और यहां पे इंडिया ने
अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को थ्रिलिंग, जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि रोमांचकारी मुकाबला था फाइनल वाला, उसमें हराकर 5-3 से 5वीं बार एक खिताब जीता है। तो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि जूनियर एशिया कप का 5वीं टाइटल जीतना हमारे लिए बहुत ही बड़े सपने के समान है। और एक चीज और याद रखना कि भारत लगातार 3 बार से इस कप को जीत रहा है, यानी कि इंडिया के आगे कोई नहीं टिक रहा है। वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता है कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है और हॉकी में इस समय हमारा गोल्डन ईरा चल रहा है। हॉकी की टीम ने ओलंपिक खेलों में मेडल जीता, हमारे जो पुरुषों की हॉकी टीम थी उन्होंने एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, महिलाओं की भी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी महिलाओं का एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो कहीं ना कहीं हॉकी में हम लोग बड़ा ही नाम और उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, इन पर लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बार फिर से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर एक वीडियो में कवर कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जाकर वहां से वीडियो देख लीजिए और अपने आने वाले एग्जाम्स को और मजबूत बनाइए दोस्तों। जय हिंद।